करना है। ओके सर। एक वो के 100% होने के बाद जिसको सेकंड नंबर पे देखेंगे हम, और एक ओके वो सर। जिसको करना ही नहीं है ना। ओके सर। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यस सर। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, टाइप ऑफ डेटा, नॉमिनल, कैटेगरिकल, ये कोई आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, यहाँ तक चल रहा है जो मैं चला रहा हूँ जब तक ये, यहाँ तक भी डिस्क्रीट डेटा आपको पता होना चाहिए, डिस्क्रीट डेटा क्या है, बाकी पूछेगा कोई नहीं, ओके सर। ठीक है। कॉन्टिन्यूस डेटा कोई नहीं पूछेगा आपसे। प्राइमरी डेटा ये कर लेते हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ, 3 कलर बनाने हैं। ग्रीन तो ओके बना लेते हैं वो जो करना करना ही है। करना ओके है सर। ना। ओके सर। एक बना लेते हैं रेड जो करना ही नहीं है, ओके सर। और तीसरा येलो कर दूं। यस सर, येलो कर ओके दो। सर। येलो तो दिख नहीं रहा भाई, सर ब्लू कर दो। यहाँ से करते हैं येलो। अब ठीक है, ओके सर। प्राइमरी यस डेटा सर। आप कर लीजिएगा, सेकेंडरी डेटा कर लीजिएगा, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये आप कर लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए आपके यहाँ पे थ्योरी बहुत कम आती है, तो थ्योरी तो आपने रटनी नहीं है, बस कुछ ही थ्योरी आती है, जैसे टाइम सीरीज की थ्योरी आती है ना। एक दो यस सर। टेस्ट जैसे पेयर टी टेस्ट है, सैम्पलिंग है, उनकी थ्योरी आती है, बाकी किसी की थ्योरी नहीं आती। सर फ्रीक्वेंसी तो ये आता है सर? हाँ ये आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, जैसे ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी नहीं आएगी आपको, बस ओके। एग्जाम्पल करना है आपको। ओके सर। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसे पढ़ लेना एक बार। मेथड एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। ये तो मेथड बता रखा है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल करना है आपने, ये दोनों न्यूमेरिकल करने हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का न्यूमेरिकल करना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कोई नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में क्या होती है क्या नहीं, पर कैसे बनाना है वो आपको न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल करना है, ये न्यूमेरिकल करना है। कंपोनेंट ऑफ टेबल कोई नहीं पूछेगा आपसे, तो मैं इसको कर रहा हूँ येलो। येलो क्या रेड कर देता हूँ, क्योंकि ये कुछ नहीं पूछेगा आपसे। ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी बार कोई नहीं पूछेगा आपसे। ये रेड कर देते हैं, इसे कोई नहीं पूछेगा। फ्रीक्वेंसी फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, ये भी रेड कर देते हैं। ये है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम आप कर लीजिएगा। हिस्टोग्राम तो करना ही है, क्योंकि एग्जाम में हिस्टोग्राम बनाने के लिए आएगा जनरली। ओके सर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, चलो इसे भी कर लो, कभी ये पैसे देते शॉर्ट नोट में, इसको भी कर लो आप। फ्रीक्वेंसी कर्व, बस दोनों में अंतर है कि उसमें तो हम उससे मिलाते हैं, स्केल से मिलाते हैं, और फ्रीक्वेंसी कर्व में एक शेप देने की कोशिश करते हैं, ये डिफरेंस है दोनों में। ओके तो सर। ये भी कर लेना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कोई नहीं पूछेगा आपसे, केवल बनाने के लिए आएगा। हम्म, तो इसको भी ऐड कर देते हैं, ये बनाने के लिए आएगा आपसे, ये जो पूछ रही बनाने के लिए। और मीडियन निकालने के लिए आता है ऐसे, कहाँ चलेगा ठीक है, बंद कर जाए। मीडियन निकालने के लिए पूछते हैं, है ना। तो मीडियन कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे बच्चे कराते हैं मीडियन। मीडियन है यहाँ पे, जो यहाँ पे टच कर रहा है, ये मीडियन। पाई डायग्राम कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, थ्योरी नहीं पूछेगा कोई। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी कोई नहीं पूछेगा। थ्योरी, थ्योरी तो बस मैंने बताया कि थ्योरी तो आपने केवल 2 करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज, एग्जाम में भी न्यूमेरिकली आते जाते नहीं सर? हाँ न्यूमेरिकल यार। सर अर्थमेटिक आएगा सर ना, अर्थमेटिक मीन मीडियम मोड? डेफिनेशन तो कोई नहीं पूछेगा, पर आपको निकालना आना चाहिए, है ना। ओके सर। ये सब न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तो कोई भी नहीं छोड़ना है, न्यूमेरिकल सब करने हैं। मेरिट और डिमेरिट ये कर लीजिएगा, इसकी पूछ सकते हैं कभी कभी। ओके इसमें सर। भी, इसमें ये वाली फोर्थ है, इसको आप छोड़ सकते हो,
अगर याद ना हो तो। ऐसे इसमें ये छोड़ सकते हो अगर याद ना हो तो। ठीक है, ये तो कंबाइंड मीन करना है, कंबाइंड मीन भी पूछ सकते हैं आपसे। करेक्टेड अर्थमेटिक मीन कर लेना, मतलब बुरा नहीं है, क्योंकि टफ नहीं है इसलिए कर लेना इसको कभी एग्जाम, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बताया ना मैं कि थोड़ा सा लीक से हट के आ जाता है, यस तो सर। उसमें काम आएगा ये। मीडियन करना ही है सारा, कैसे निकालना है कैसे निकालना है ये काम तो करना ही है आपको सारा, मीडियन करेंगे आप पूरा। मोड भी पूरा करना है, मीन मीडियन मोड, इनमें से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का बस। ठीक है, अब वो कौन सा आ जाए पता नहीं। वेटेड हार्मोनिक मीन नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। बस इसका आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, कभी कभी ये पूछ लेके एवरेज स्पीड के लिए हम यूज करते हैं इसको। ये करना है आपने फ्रीक्वेंसी का, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, ये करना के लिए मैंने कहा था आपको। मेजर डिस्पर्जन थ्योरी कोई नहीं पूछेगा आपसे, है ना, थ्योरी तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चन। बस न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ओके सर। जैसे ये डेटा दे रखा है, फाइंड मीन स्टैंडर्ड, इस तरह क्वेश्चन आता है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों चीज निकालनी है। आया हुआ है सर इसमें। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ सकता है, आप इसे कर लीजिएगा। ये नहीं करने, रेड जो हो रहे हैं ना, ये यस कुछ सर। नहीं करना है, ओके सर। ये न्यूमेरिकल आपने कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। ये सब मैं ऐड कर देता हूँ और ये कर देता है, ऐड होने चले गए। इसको ब्लैक कर लेते हैं, अब इसको रेड। ये क्वेश्चन करना है, कोरिलेशन करनी है, थ्योरी कोरिलेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैं कर दूं ग्रीन, कोरिलेशन की थ्योरी आपने करनी है। आगे ग्रीन है, ग्रीन सिग्नल, तो ये आपने करनी है। स्कैटर्ड डायग्राम, स्कैटर्ड डायग्राम कोरिलेशन में ये वाला भी आप दे आना, ये वाला डायग्राम भी आप दिखा सकते हो इसके अंदर ही। तो क्या करें इसको, इसको ऐसे करते हैं, इसकी कॉपी ये बना के यहाँ डाल दो, ये भी आपको बना के आना है एग्जाम। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये फार्मूले हैं, ये प्रॉपर्टी भी देख जाना दोनों, ग्रीन कर देता हूँ। ये नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं करना है, ये रेड कर देता हूँ। वैसे तो आप जब क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे ना, आपको सब समझ आ जाएगा कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। रैंक कोरिलेशन करनी है, ये एग्जाम में तो कभी आई नहीं, पर फिर भी ये क्वेश्चन करना है न्यूमेरिकल जो मैंने दिए हुए हैं, ये भी करना है न्यूमेरिकल। कंसेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन की डेफिनेशन करनी है ना, तो इसे पढ़ के जाना है, तो इसको मैं कर देता हूँ येलो। तो इतना सारा क्यों पढ़ोगे, इसे तो छोड़ो, इसे तो कर देते हैं रेड, ये पढ़ जाओ बस। इसके एग्जाम्पल भी देने हैं, जब भी आप करोगे तो वहाँ एग्जाम्पल दोगे। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन, ये फार्मूले तो करने ही करने हैं। ये फादर हाइट, इसका न्यूमेरिकल करना है, फादर हाइट वाला, ये वाला करना है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन तो तुम्हें कोई नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्वेश्चन सब करना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। ये छोड़ दो, इनकी जरूरत नहीं है, ये वाला तो कर लो, ये वाली जरूरत नहीं है, इसको रहने दो। ये करना है, ऑप्टेन द टू रिग्रेशन लाइन, ये नहीं करना है, ये कर लेना, ये करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा ये आपने रट के जाना है अच्छे से, ग्राफ व्राफ बना के, ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरा करना है। तो
सॉरी, ग्रीन। ग्रीन मूविंग एवरेज भी करना है आपने, तो मूविंग एवरेज ग्रीन करना है। मूविंग कभी शॉर्ट नोट के लिए आया लिखने के लिए, तो इसे भी कर लो पूरा, एन इज और ये सब करना है, ये क्वेश्चन करना है आपने, ठीक है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग करनी है शॉर्ट नोट के लिए, तो ये भी ग्रीन कर रहा हूँ मैं। इसका ये ग्रीन नहीं हो पाएगा क्योंकि स्क्रीनशॉट है, तो ये भी करना है आपने। कैसे निकालते हो, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, आपने मेथड नहीं करना, केवल न्यूमेरिकल करना है। तो ये हम हटा देते हैं, न्यूमेरिकल करना है। और देखो ये न्यूमेरिकल करने हैं आपने, ये सब करना है, ये करने हैं, ये सब करना है। ये फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग कभी कभी पूछ लेते हैं, एडिटिव मॉडल और फोरकास्टिंग क्या है, और एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, तो इनको भी आपने करके जाना है एग्जाम में। प्रोबेबिलिटी में केवल न्यूमेरिकल करना है, कुछ नहीं करना प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। क्या करना है, खाली न्यूमेरिकल। तो मैं क्या करूँ इसका, प्रोबेबिलिटी के लिए सैंपल पॉइंट, ये सब डेफिनेशन, तो ये सब कुछ नहीं करना है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, इक्वल लाइकली। सर क्लास, क्वेश्चन दो। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बताओ। सर जी क्वेश्चन करवा तो टॉपिक्स तो हमें भी पता है ऐसे, लेकिन हमें आता ही तो नहीं है। ये सब करा तो चुके भैया, कितनी बार कराएं, ये सब करा तो दिया आपको पहले। सर हमें तो एक भी क्लास नहीं मिली, हमें पता ही नहीं चला कब हो जाती है क्लासें। क्यों, तुम्हें शेड्यूल नहीं मिला था भाई? नई शेड्यूल आई नहीं रखा है मेरा। मैं तो आपको आज ही देखा है क्लास के अंदर। मैं तो इतने दिन से वेट कर रहा हूँ, इसकी आज की क्लास नहीं हो रही है। अच्छा, तुम्हें क्यों नहीं पता चलता है फिर? तुमने, तुम भाई सेम बैच आपको के हो आज या पता पुराने चल बैच गया के हो? बता दो। सर बैच सेम है, लेकिन मेरे पास शेड्यूल नहीं आया, इसलिए मेरी बहुत सी क्लासें मिसिंग हुई है। कल एक क्लास ली थी मैडम की, वो भी 9 चैप्टर पढ़ा रही थी। हम्म, क्या रिकॉर्डेड वीडियो भेजते हैं सर आपको? नहीं सर, हम हाँ, खुद तो रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग दे दो करते इन्हें हैं। भाई। तो इसमें न्यूमेरिकल करने हैं आपने, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल तो आप करके जाना, इनको मैं ग्रीप्स को छोड़ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपका एग्जाम में मिल जाए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम कर लेते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन थे ना जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन से थे? लॉटरी वाला, और ये मैं कराऊंगा अभी, ओडिंग। ओडिंग जैसे आपके यहाँ पे आता तो है नहीं, छोड़ दो ओडिंग, ओडिंग ये है, concept और ओडिंग छोड़ दो, ये छोड़ दो, concept ऐड कर देते हैं। तो कुछ ये डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं करनी है, ठीक है। इसमें बस ये डेफिनेशन ये भी नहीं करनी है, अप्रोक्सीमेट अप्रोच भी नहीं करनी है, ये भी नहीं करनी है, ये भी नहीं करनी है। ये नहीं करना है, ये करनी है, ये ग्रीन कर देता हूँ। एडिशन थ्योरम आपको करके जानी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं एडिशन थ्योरम, ये ग्रीन कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल करना है, ये सारे एडिशन थ्योरम के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल सारे करने हैं, कोई नहीं छोड़ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, बस आपसे क्या पूछेगा, इसके न्यूमेरिकल, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप ग्रीन कर रहा हूँ कि कभी कभी पूछने, कभी जैसे एडिटिव पूछ सकते हैं ऐसे ये पूछ। इंडिपेंडेंट इवेंट कोई नहीं पूछेगा आपसे। इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ के चले जाना, इसको मैं वो कर देता हूँ, येलो कर देते हैं। जो ग्रीन में उसको कर रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन किसको कर रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको ग्रीन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो कोई छोड़ना ही नहीं है, क्वेश्चन मैं वो कर दूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं ग्रीन कर दूंगा। ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसको आप कर लीजिएगा।
यहीं तक ही करो उसको पूरा ग्रीन, सारा ग्रीन करो। यस, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, इसको भी आप करके करके जाइएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सीरीज को दी गई, हस्बैंड वाइफ वाला, हस्बैंड वाली छोड़ सकते हैं, इनको तो करना ही करना है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कर लो, ये क्वेश्चन तो ये करके चले जाना, एक क्वेश्चन तो ये कर लो, और बेस थ्योरम का ये भी कर लो, कभी कभी पूछ ये छोड़ सकते हो। बेस थ्योरम में भी सेम क्वेश्चन करना है जो ऊपर मैंने करा है, एक तो ये करना है, एक फैक्ट्री वाला करना है, ये दो तो करने ही करने हैं, बाकी रैंडम एक्सपेरिमेंट वेरिएबल वेरिएबल कुछ नहीं करना है। डिस्क्रीट वेरिएबल कॉन्टिन्यूस में बस देख के चले जाना, येलो कर देता हूँ। ये कौन सा था इसका आंसर? डेली मेजरमेंट ऑफ स्नोफॉल, कॉन्टिन्यूस था डिस्क्रीट? कॉन्टिन्यूस नंबर ऑफ ये discrete। और ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कोई नहीं पूछेगा, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये कोई नहीं पूछेगा, ये ग्रीन कर दिया मैंने, ये आप इसे करके जाइएगा क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे आया था। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, इसको छोड़ सकते हो, इसको छोड़ दो, चलो देख लेना देख लेना। टोटल डेंसिटी फंक्शन, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये सब डेफिनेशन किसने करनी है? ये एग्जांपल कर लेना, रेड तो ये भी कर लेना, ये रेड है ऑलरेडी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका उसमें भी आता है शॉर्ट नोट के लिए, तो ये तो करना ही करना है यहाँ तक अच्छे से। इसके न्यूमेरिकल करने हैं हमारे, ये वाला क्वेश्चन भी करना है, और पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है ऐसे ही सेम जैसे पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ तक करना ही है। इसके न्यूमेरिकल करने हैं, देखिए कोई फील करूँगी जी आगे चलो, इसमें क्या हो सकता है, और तो करना ही है, बट हैबिट कर पा रहा, इसके सॉल्यूशन को भी ग्रीन कर दूँ, ये भी दोनों कर लेना। बैंक वाला करना है, किडनी वाला भी कर लेना, ये भी क्वेश्चन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मेट्रो वाला ट्रेन वाला करना है। नोबल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन तो तुमने देखा ही तो आया ही है, तो कोई से भी आ सकता है, तो तीनों करके चलेगा। पॉपुलेशन सैंपल, ये कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं पूछेगा तुमसे, यहाँ तक तो कर देते हैं ब्लैक, और ये आ जाएगा, ये करना है ग्रीन कर देता हूँ उसको, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट।
पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ ऐड कर देगा। स्टैटिस्टिक्स कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको। ये कराना है मुझे भाई, अब ध्यान रखना है, कराना है, ठीक है। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे कर लें। ये क्वेश्चन कराना है, ये भी करना है, नीचे वाला भी करना है। कोई नहीं पूछेगा, ये कोई नहीं पूछेगा, प्रॉपर्टी ऑफ गुड एस्टिमेटर। ये पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। ये कराऊंगा अभी मैं, ध्यान रखवाना ना, करना है। ये भी कर लो यार। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एस्टिमेटर करना था, पूरे मतलब रजिस्टर एस्टिमेटर, अनबायस्डनेस करना है और एफिशिएंसी करनी है। ये कराऊंगा अभी। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर, यहाँ से कर लेते हैं। क्राइटेरिया ऑफ गुड एस्टिमेटर, ये क्वेश्चन करना है। ये भी करना है, प्रोपोर्शन वाला भी करना है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस में कुछ नहीं करना, सब छोड़ दीजिएगा। एरर कर लो, टाइप फर्स्ट एरर, टाइप सेकंड एरर। ये शॉर्ट नोट के लिए, ये शॉर्ट नोट के लिए कराऊंगा, आगे बताऊंगा आपको। ये शॉर्ट नोट के लिए, तो ये तीनों शॉर्ट नोट के लिए आते हैं, है ना, तो इसे अच्छे से कर लेना। नल हाइपोथेसिस, अब इसके न्यूमेरिकल कल तो हमने करी थी न्यूमेरिकल इसके, है ना। तो ये तो एक तो ये भी कर लेना न्यूमेरिकल, और भाई तो न्यूमेरिकल तो मैं करने हैं, वो बहुत सारे हो जाएंगे, तो कुछ कम कराता हूँ, कुछ कम कराता हूँ। तो न्यूमेरिकल कर, ये करना है पेयर टी टेस्ट वाले जमा करा देना। ये ऐड कर देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, पाई स्क्वायर वाले नहीं। ये नहीं करना, ये भी करना। बिफोर आफ्टर वाला कर लेते हैं ना, ये वाला जो तो आया हुआ ना, फर्स्ट स्टेट वाला। ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इम्पोर्टेंट। शॉर्ट नोट के लिए और इसका न्यूमेरिकल भी, इसमें कुछ नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। कौन सा है? पेयर टी टर्म कर चुके ऑलरेडी, तो ये तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन तो कर चुके हैं ना, दोबारा करूँ ग्रीन इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल भी करना है, ये भी करना है। टेस्ट तो कोई नहीं पूछेगा। एनोवा में कुछ नहीं छोड़ना, कुछ भी सारा बस पी जाओ, कोई क्वेश्चन कोई ना कोई आपको 100% मिलना ही है, तो न्यूमेरिकल मिलेगा, थ्योरी मिलेगी, तो जब भी कुछ है सब बस करते चले जाओ, कुछ नहीं छोड़ना। 10 नंबर सैम्पलिंग में आप क्या छोड़ सकते हो, या ऑलरेडी आ चुका है पर चलो इसे कर लेते हैं, तो छोड़ सकते हो आप, ऐड कर सकते हैं, ये ग्रीन कर देते हैं। दोबारा आ रहा है, पहले भी कर चुके हैं सब। नॉन सैम्पलिंग या टाइप ऑफ सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये सब डॉट मेथड, ये सब मेथड स्ट्रेटिफाइड, इसका न्यूमेरिकल मैंने इसमें बहुत कम ज़्यादा नहीं रखा, बहुत थोड़े रखा है, तो सारा करना है। सैम्पलिंग वाला आपको पूरा चेक कर जाना है। टेस्ट तो आप छोड़ दो, टेस्ट ये क्वेश्चन करना है न्यूमेरिकल आपको, ये कर। फिर देख लो, शायद आया हुआ है एक बार, तो इसलिए मैंने दिया हुआ है, इसलिए पढ़ के जाना, शायद आया हुआ है एक बार, ये चेक कर लेना। ठीक है, येलो कर रहा हूँ, कंट्रोल चार्ट मीन के लिए आया हुआ है। आया हुआ है, यस न्यूमेरिकल आया हुआ है या थ्योरी आई हुई है? क्वेश्चन आ रखे हैं सर। तो बस सारा ग्रीन कर दूं इनको मैं, सारे न्यूमेरिकल एक बार देख के चलो। लो जी, तो ये हुआ आपका, नोट्स बन गए, ग्रीन ग्रीन तो करके जाने हैं, और न्यूमेरिकल कोई नहीं छोड़ना आपने, तो जो मैंने कटवा दिया रेड रेड करके वो छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दोगे तो कुछ चलेगा। अब मुझे कराना था तुम्हें टी टेस्ट, और ये शॉर्ट नोट में आया हुआ टी टेस्ट, ये कर लेते हैं। पेज नंबर 104। अच्छा, कहाँ पे भाई, तो ऊपर ही होगा ना तो। सर यहाँ पेज नंबर लिखा हुआ है 129। अच्छा, यहाँ पे 140 नहीं नहीं, ये कॉर्नर में यहाँ पर राइट साइड। यहाँ पे यस अच्छा, यस सर। ये चेंज हो रहा है नंबर ना।
इसके बाद होगा भाई टेस्ट तो। ये रहा, एक तो ये कराना है भाई, ये वाला क्वेश्चन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। जैसे मैंने बताया था कल कि ये क्वेश्चन आया था कि कितने सैंपल पॉसिबल होंगे विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब उससे आगे पूछता है कि उनका मीन निकालो हर सैंपल का, और फिर शो करो कि पॉपुलेशन मीन के बराबर आएगा उसका भी मीन। तो यहाँ पे है, तो कंसीडर पॉपुलेशन कंप्राइजिंग ऑफ 4 टाइपिस्ट हु टाइप द सैंपल पेज ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट, द नंबर ऑफ एरर मेड बाय दिस। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ उसका। हाँ, कैलकुलेट पॉपुलेशन मीन। तो ये मेरे टोटल 4 टाइपिस्ट थे पॉपुलेशन में, इसका मीन निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो कॉम्बिनेशन फॉर्मूले का यूज कर लेंगे ना सर इसके सैंपल पहले बनाने के लिए। पहले पूछा है पॉपुलेशन मीन, तो पॉपुलेशन मीन तो हम सभी का समेशन डिवाइड बाय इनटर्म्स। यस 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 डिवाइड बाई 4, कितना आ गया 2.5। हाउ मेनी सैंपल ऑफ साइज 2 आर पॉसिबल विदाउट विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट से कितने सैंपल पॉसिबल होंगे, तो कितना होगा 4c, क्या फार्मूला है? सर इसमें विद रिप्लेसमेंट है तो 4 से नहीं आएगा, कैपिटल एन की पावर हाँ स्मॉल सॉरी एन सॉरी है। सॉरी, विद रिप्लेसमेंट है तो क्या फार्मूला था? n। कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। पॉपुलेशन का जो साइज है ना उसके पावर में चली जाएगा सैंपल का साइज। फिर राइट ऑल सैंपल्स एंड कैलकुलेट मीन ऑफ ईच सैंपल। तो सारे सैंपल लिख लिए हमने यहाँ पे, उनका मीन निकालना है, ये निकाल दिया मीन सबका। फिर क्या करना है? कंस्ट्रक्ट द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैंपलिंग, अब ये डेटा हो गया, अब टेली बार से इसको हमें अरेंज करना है। तो टेली बार तो आप जानते ही हो, पहले भी मैंने कराए थे। पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह पहले यहाँ पे लिख लो, और फिर क्या करो, टेली बार से काउंट करो। कितना है 4, 4 के आगे एक टेली बार लगा दिया। फिर कितना आया 3, 3 के आगे एक बार लगा दिया। इस तरह से काउंट कर लो, और जितनी फ्रीक्वेंसी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दो। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देता है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो ये हमारा जो बन के आया, ये कहलाता है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अब क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन? कैलकुलेट द मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपेयर इट विद द पॉपुलेशन मीन। जो ये बनाया आपने, इसका मीन निकालो फिर। तो मीन कैसे निकलेगा? x दे रखा, फ्रीक्वेंसी दे रखी, तो x इंटू एफ प्लस x इंटू एफ, दिस और डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 1 इंटू 1, 1.5 इंटू 2, इन सबको कर लिया, और टोटल फ्रीक्वेंसी तो 2.5। हमेशा ये जो है, अगर हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल दे तो वो पॉपुलेशन मीन के बराबर आता है। तो ये आ गया 2.5। ये क्वेश्चन करना, ऐसे आप ये कर सकते हो। ठीक है जी, ये कुछ नहीं करना आपने, ये क्यों मैंने करा दिया आपको फिर, ये सब कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, इन्हें हटा देते हैं, इनको कर देते हैं रेड। फिर क्या? सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन। वैसे तो मीन का ही आएगा, आता है तो आपके कोर्स में, पर अगर प्रोपोर्शन का आए तो प्रोपोर्शन में हम प्रोपोर्शन निकाल देते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ये है कैलकुलेट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो भाई ये क्या कह रहा है? सपोज देयर इज ए 3 कार्टून्स ए बी सी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ईच कार्टून है 20 बल्ब्स। पहले वाले में 20 बल्ब्स हैं, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में। पहले वाले में डिफेक्टिव 2 है, दूसरे वाले में 4 है, और थर्ड वाले में कितने हैं 1 है। तो टोटल डिफेक्टिव कितने हुए? प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ पर्सन या आइटम possessing द गिवन एट्रीब्यूट अपॉन टोटल। मतलब यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया है डिफेक्टिव का, तो कितने डिफेक्टिव हुए अपॉन टोटल। तो कितने हैं 7 डिफेक्टिव हुए, और टोटल कितने हैं 20 20 20 60 हुए। तो ये हो गया मेरा पॉपुलेशन। जैसे मीन निकाला था आपने सबको ऐड करके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही यहाँ पे प्रोपोर्शन को ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो अब हमें सैंपल लेना है। हाउ मेनी सैंपल ऑफ साइज 2 आर पॉसिबल विद रिप्लेसमेंट। तो फिर n⁻n यानी 3⁻² यानी 9 सैंपल बनेंगे। तो ए बी ए सी डी ए। अब ये 2 2 है, तो इसमें ए में कितने डिफेक्टिव है 2, और ए फिर दोबारा आ गया, उसमें 2 डिफेक्टिव है। तो टोटल डिफेक्टिव कितने हुए 4, और 4 को डिवाइड करना है कितने से? जो इसका साइज है, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, तो 40 से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे ही हर सैंपल का आपने प्रोपोर्शन निकालना है, और फिर इसका मीन निकालना है जैसे पहले करा था। तो मीन निकाल, पहले बनाओ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर टैली बार लगाए, फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली, और प्रोबेबिलिटी निकाली। अगर इसका भी मीन निकालें हम,
तो वो भी हमारे पॉपुलेशन मीन के बराबर आता है, यानी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बराबर आता है। तो दिस मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू इनटू फ्रीक्वेंसी, तो दिस इनटू दिस, एक चाहो तो एक टेबल बना लो, तो ये क्या हो जाएगा P इंटू एफ, तो P इंटू एफ कितना होगा भाई, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई P इंटू 2 डिवाइड बाई 40, फिर 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 40, इस तरह से आप निकाल लोगे और डिवाइड कर दोगे तो वो पॉपुलेशन मीन के बराबर ही आ जाएगा। यहाँ निकाल नहीं रखा, चलो निकाल देते हैं फिर। 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 40, कितना आया भाई, 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 40, कितना आया 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 40, ऐड करो तो 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 10 22, 22 और 8 30, 30 और 12, 30 और 12 कितने हो गए 42 डिवाइड बाई 40। ठीक है, अब इसका मीन निकालना है, तो मीन कितना हो जाएगा इसका भाई, कितने डिवाइड करूँ, डिवाइड बाई 42, 40 और डिवाइड अगेन डिवाइड कर दूं किससे, 9 से, है ना। तो 9 से फॉर्मूला चाहिए मुझे, यहाँ ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं उसको। तो ये कितना था 42 ऊपर 52 डिवाइड बाई 40 एंड देन नहीं कर तो मल्टीप्लाई 9 से, आप बताओ कितना है, ठीक है इतने आएगा। नहीं हम एक्चुअली उसके ऊपर दिखाना चाह रहे हैं 7/60 ही आएगा, है ना, ऊपर 7/60 आया था ना, तो वही दिखाना चाह रहे हैं, इक्वल टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, बराबर आ गया पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, जैसे पॉपुलेशन मीन के बराबर आया था ऐसे ही, बहुत रेयर है, मतलब मीन का ज्यादा आता है अगर आएगा तो, ये सब कुछ नहीं करता, ये आप ऐड कर सकते हैं, एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर ये भी ऐड कर सकते हैं, एस्टिमेशन, एस्टिमेशन हो सकता है क्या, एस्टिमेशन, चलो इसको ग्रीन कर देंगे, ग्रीन नहीं सॉरी, वो इसको तो कर देते हैं रेड और इसको कर देते हैं येलो, ये मैं कराऊंगा, अभी इसका एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, चलो इसे करो तो। देखो कभी कभी हमारे पॉपुलेशन, देखो पहले तो समझो पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन तो हो गया हमारा पूरा ग्रुप, और सैंपल वो हो गया जो आपने उसमें से निकाला, है ना। तो कभी कभी क्या है, कभी कभी क्या जनरली हमारे जो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक है वो पता नहीं होती, पॉपुलेशन का मीन मैं कहने लगूँ कि भाई मुझे ये साकेत में जो लोग रह रहे हैं उनकी एवरेज चाहिए, एवरेज इनकम कितनी है, तो क्या पता है, हमारे पास डेटा है ऐसा, नहीं है। तो अब हम अगर उसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास सारे जितने लोग रह रहे हैं, जितनी फैमिली रह रही है, सबका हम पूछे उनसे, फिर उनका मीन निकाल दें, ऐसे कर सकते हैं, पर उसके लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए और प्रॉपर मनी होनी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। भैया आप लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर लगाओगे, ठीक है, तो ना तो इतना टाइम होता ना ही इतना पैसा होता, तो हम एस्टिमेट करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल ले लेते हैं और सैंपल के बेस पे हम उसे एस्टिमेट करते हैं। तो हमने क्या किया, साकेत में गए और रैंडम सैंपल ले लिया 10 लोगों का, और 10 लोगों की इनकम मान ले आती है 50,000 पर मंथ, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि ये 50,000 ही है ऑन एन एवरेज पूरी पॉपुलेशन की इनकम, तो इसे कहते हैं एस्टिमेशन। तो इन many real life problem the population parameters are unknown and sometimes it is interesting to obtain the value of the parameter, जनरली अननोन होते हैं और हम उसको
हमें उसे निकालना होता है। अब क्या करें भाई, बट इफ द पॉपुलेशन whole population is too large to study or the units of the population are destructive in nature, मतलब यूनिट ऐसी है कि टूट के खराब हो जाती हैं। जैसे मैंने बल्ब का एग्जांपल दिया, एवरेज एवरेज लाइफ अगर बल्ब की निकालनी हो तो सारे बल्ब को ऑन करो और फिर तब तक देखो जब तक वो फ्यूज नहीं हो जाते। तो फ्यूज होंगे तो सारे बल्ब खत्म हो जाएंगे, फिर एवरेज लाइफ तो आ जाएगी पर सारे बल्ब तो खराब हो गए। ऐसे अगर हम किसी पर्सन का ब्लड सारा निकाल लें टेस्ट करने के लिए तो वो तो बेचारा मर जाएगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, हमें क्या, या तो हमारे पास भाई स्टडी बहुत बड़ी स्टडी हो या हमारी यूनिट डेस्ट्रक्टिव हो नेचर में और लिमिटेड रिसोर्सेज हो मैन पावर, देन इट इज नॉट प्रैक्टिकली कन्वीनियंट टू एग्जामिन ईच एंड एवरी यूनिट पॉपुलेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। In such situation, we draw a sample of the population in the study and utilize sample observation to find the estimate of the parameter. तो इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं और उसके हेल्प से हम एस्टिमेट करते हैं। The technique of finding the unknown parameter with the help of sample observation is called estimation. पैरामीटर समझ रहे हो, पैरामीटर का मतलब है यहाँ पे पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, पॉपुलेशन as average income। ठीक है, अभी दो कैटेगरी होती है, पहली है पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरा है इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन क्या है, आज पूरा कराना मुझे, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, चाहे आज 9 बजे चाहे 8 बजे। पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है भाई, अब तुमने क्या किया, एवरेज इनकम 10 लोग लिए और 10 लोगों का आपने एवरेज निकाल दिया, उनका मीन निकाल दिया, तो कितनी वैल्यू आएंगी, एक आएगी, दो आएगी, तीन आएंगी, हम्म एक ही आएगी। तो उसे कहेंगे हम पॉइंट, एक पॉइंट आ गया तो इसका नाम रखा गया पॉइंट एस्टिमेशन। तो क्या करेंगे, इफ वी फाइंड if we find a single value with the help of sample observation which is taken as the estimate of the unknown parameter, then this value is known as the point estimate, and the technique of estimating the unknown parameter is called the point estimation। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये रहा point, इसका एग्जांपल डाल देते हैं, इसको भी कर देते हैं। For example, if we want to estimate the average height of a student in a college with the help of sample mean, then x bar is the estimator। इसे तो फंक्शन को तो कहेंगे एस्टिमेटर, और पर्टी वैल्यू वंस मान लो आ गई, हमने सैंपल लिया 10 लोगों का और उनकी हाइट आई 165, इज द एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन एवरेज। अब कभी कभी क्या है, क्या ये हमेशा इक्वल आएगा पॉपुलेशन मीन के, आपसे मैंने कहा 10 लोगों का आप मीन निकाल लो, क्या वो हमेशा जो उस एरिया के लोग हैं उनकी एवरेज इनकम के बराबर आ जाएगा, जनरली आसपास होता है पर एग्जैक्ट नहीं आता है ना। तो फिर दूसरा कहा भाई इंटरवल एस्टिमेशन, कि इंटरवल एस्टिमेशन क्या है कि आप एक इंटरवल बना लो, कि मैं कह दूं कि भाई वहां के जो पर्सन है उनकी इनकम 50,000 या 30,000 से 1 लाख के आसपास है, 1 लाख है, तो हमने क्या करा, इंटरवल बना लिया। तो इंटरवल में आने के चांस ज्यादा हैं क्योंकि आपने बड़ी रेंज लिया, आपने खाली एक पॉइंट नहीं बताया, एक इंटरवल कंसिडर कर लिया, तो इससे कहेंगे हम इंटरवल एस्टिमेशन। So if we compute an interval on the basis of sample observation which will contain the parameter with certain probability, then it is called the interval estimate of the parameter and is technique known as the interval estimation। यहाँ पे example लिया, देखो ये रहा। For example, if we estimate the average mean of man living in a colony on the basis of sample mean say 62 kg, then 62 is called the point estimate क्योंकि एक वैल्यू निकल के आई है ना। और अगर मैं ऐसे इंटरवल बना लूं विद 95% कॉन्फिडेंस दैट द ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर लाई करेगी ट्रू वैल्यू, इज कॉल्ड द इंटरवल एस्टिमेशन। तो आप ये एग्जांपल कोट कर सकते हो। तो पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल ये शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, ये शॉर्ट नोट।
शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं कि भाई इंटरवल ये एस्टिमेशन बताओ क्या है, तो आप ऐसे बताओगे। तो इंटरवल पहले बताओगे एस्टिमेशन क्या है, फिर बताओगे आप कि भाई दो तरह का होता है इंटरवल और ये। अब आता है एस्टिमेटर, जिस फंक्शन से हम एस्टिमेट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ले लिया हमने एस्टिमेट करने के लिए, तो पूछ सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी बताओ कौन कौन सी होती है। तो उसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं, पहली है हमारी अनबायसनेस, पहली प्रॉपर्टी तो है अनबायसनेस, और दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी। अब अनबायसनेस क्या है और एफिशिएंसी क्या है, तो पूछेगा क्या आपसे ये? नहीं, इसको मैं येलो कर रहा हूँ, ये नहीं कोई पूछेगा। ये कोई येलो कर रहा हूँ, देख लेना, अगर पेपर में आएगी तो ग्रीन कर लेना अपनी को, है ना, पर मुझे लगता नहीं ये पूछा गया तुमसे। Random sample of 10 credit of a center is selected and measure their weight, which are given below. Determine the unbiased estimate of the average weight. हमें एवरेज वेट बताना था, एस्टिमेट करना, तो सैंपल के बेस पे कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे वी नो दैट सैंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन, देन इट्स पर्टिकुलर वैल्यू इज द एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी हम कुल मिला के इसका मीन निकाल देंगे, तो उसको हम एस्टिमेट ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एवरेज इनकम के लिए करना था, तो 10 लोग चूज करे, उनकी इनकम निकाली, उसको कह दिया कि भाई पॉपुलेशन की इनकम होगी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि एवरेज वेट को हमें एस्टिमेट करना था, तो ये सैंपल दिया हुआ है, तो सैंपल के मीन से कर दिया, अनबायस्ड वर्ड लगा दिया, अनबायस्ड हो गया। कोई भी हमारा एस्टिमेटर अनबायस्ड वो एफिशिएंट कहलाएगा। कब कहलाता है एफिशिएंट भाई? अगर हम जनरल बात करूँ तो दो वर्कर हैं, तो दोनों वर्कर में से कौन सा वर्कर एफिशिएंट कहेंगे काम करने के लिए? जो ज्यादा काम करेगा, कम काम करेगा? ज्यादा काम करेगा। यहाँ वेरिएंस से कंपैरिजन करते हैं हम, जिसका वेरिएंस कम होगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। जिसका वेरिएंस, हमारे दो एस्टिमेटर हैं, एक मीन है एक मीडियन है, तो इनमें जिसका वेरिएंस कम होगा वो ज्यादा अच्छा एस्टिमेटर माना जाएगा। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछते हैं, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में 3 फार्मूले हैं, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, पिछली बार आया हुआ है, तुम्हारे यहाँ नहीं आया, वो एएसटी में आया भाई, तुम्हारे यहाँ तो आया नहीं अभी तक। चलो ठीक है, पर कर लो क्योंकि कभी आ जा तुम्हारे यहाँ भी। तो क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल? जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि इंटरवल एस्टिमेट, तो ऐसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला है, मीन के लिए अगर पूछ रहा होगा तो एक्स बार माइनस म्यू दिस, अगर सिग्मा मीन एंड वेरिएंस आर नोन है। अगर वेरिएंस अननोन है, वेरिएंस मतलब सिग्मा अननोन है, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे टी वाला। अगर प्रोपोर्शन के लिए करना है तो ये। अब ये एक्स बार भी आपको हर चीज क्वेश्चन में गिवन होगी, बस आपको एक फार्मूले पुटअप करनी है। तो मैं इसका एग्जांपल देखता हूँ कोई हो तो, जैसे ये the mean life of tire manufactured by a company follow normal distribution with standard deviation. This a sample of 250 tires taken and is found to be the average इतने इतना, find the established 99 confidence interval निकालना है। तो इंटरवल की निकालना है, क्या किसकी बात हो रही है? मीन की बात हो रही है। देखो यहाँ पे कहा एवरेज लाइफ, तो मीन की बात हो रही है, तो मीन वाला फार्मूला लगा देंगे। मीन वाला फार्मूला है ये, इसके लिए चाहिए हमें एक्स बार। एक्स बार क्या है? सैंपल मीन, ये आपको देगा। एन क्या है? सैंपल साइज, और ये क्या है? सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो सब चीज दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, सिग्मा इतना दे दिया, सैंपल एन इतना दे दिया, मीन ये दे दिया आपको। ठीक है, तो अब ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो पॉपुलेशन का है, तो सिग्मा हम पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये सब चीजें आपको दे दी, बस यहाँ वैल्यू पुट अप करनी है, और जेड की वैल्यू आपको देगा, ये अपने आप देगा, ये वाली आपको गिवन होगी 2.58। हमने तो टेबल से देख ली, तो जो वैल्यू जेड के देगा वो यहाँ रख के एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। ऐसे ही टी, टी के लिए यूज होता है। बस इसमें तो हमारा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होता है, अगर ये अननोन होता हो सैंपल से काम चला लेते हैं, तो सैंपल का रख देंगे एस, सिग्मा की जगह रख देंगे एस, बस ये फर्क है। और वहां जेड की जगह आता है टी, तो टी की वैल्यू आपको देगा, एस की वैल्यू भी देगा, सब चीजें देगा, बस फार्मूले पुटअप करनी है। ऐसे प्रोपोर्शन के लिए है, प्रोपोर्शन आपको सब चीजें देगा, बस केवल फार्मूले पुटअप करनी, तो इनको भी कर लेना क्योंकि ये भी कभी आ ही जाए। वैसे आपके यहाँ पे अभी तक तो शायद नहीं आया है। ए सैंपल ऑफ 200 वोटर इज चूजन, तो एन इज इक्वल टू तो होगा 200, 60% ऑफ them were in favor of a candidate, 60% किसी कैंडिडेट की फेवर में थी, तो P इज इक्वल टू हो गया 60%, तो 0.6 हो गया, N इज इक्वल टू 200 हो गया, और पूछ रहा है 99 और 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछ रहा है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फार्मूला तो ये रहा, बस P की वैल्यू पता है आपको, वो है 60% यानी 0.6,
जेड की वैल्यू देगा और एन की वैल्यू ये बस केवल फार्मूले पुट अप करना था, आंसर। टेस्टिंग हाइपोथेसिस में कुछ नहीं करना, केवल मीन की टेस्टिंग करनी है। टाइप टाइप एरर भी करते हैं। चलो देखो, हमने कल क्वेश्चन करा था पेयर टी टेस्ट वाला, जिसमें हमने क्या करा, पहले बच्चों को देखा भाई वो कितनी बार कितनी डिजिट याद रख पाते हैं, फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी, और फिर देखा वो कितनी डिजिट याद कर पा रहे हैं। तो अब हमने टेस्ट करा, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आ गई तो हमने हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी। अब ये डिसीजन जो ले रहे हैं ये हम ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, पर हो सकता है कि सैंपल के बेस पे हमारा रिजल्ट गलत आ गया हो। जैसे कोर्ट में होता है, तो कोर्ट में क्या होता है, एविडेंस के ऊपर जज साहब वो करते हैं, अपना डिसीजन देते हैं, पर कभी कभी एविडेंस भी गलत हो जाते हैं, पूरे एविडेंस नहीं मिलते, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं हीरो को तो हमेशा सजा ही मिलती है अगर वो निर्दोष होता है तो एविडेंस इस तरह के क्रिएट कर देते हैं, तो उसे सजा हो जाती है। तो इस तरह से हमारी दो एरर बन सकती है। ठीक है, अब दो एरर क्या होंगी, उन्हें बोलते हैं टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड एरर। चलो पढ़ते हैं। वी हैव ए रूल दैट इफ द value of test statistic fall in the rejection region, then we reject the null hypothesis, or fall in the non-rejection region, then we do not reject. A test statistic is calculated on the basis of sample observation, but a sample is a small part of the population about which decision is to be taken. A random sample may or may not be the good representative of population. कभी कभी होता है कि वो सैंपल जो है वो प्रॉपर रिप्रेजेंट ना कर रहा हो, तो प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा तो गलत रिजल्ट देगा। तो क्या कह सकता है फिर, a faulty sample misleading the inference conclusion relating to null hypothesis, so we cannot commit। यहाँ छोड़ देते हैं, इसे थोड़ा ठीक करता हूँ। a sample mislead sometimes कर देते हैं, sometimes a sample mislead conclusion relating to the null hypothesis, so we can commit two type of error। तो ये दो तरह के error, डिसीजन हमने रिजेक्ट कर दिया H0 को, यानी null hypothesis को रिजेक्ट कर दिया जबकि वो ट्रू थी, रिजेक्ट कर दिया जबकि H1, भाई दोनों में से एक ट्रू होती है। अब हमारे पास चार केस बने कि हमने सही डिसीजन दे दिया और गलत डिसीजन दिया। तो दो तरह से देखते हैं। तो पहला क्या है, रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि H0 ट्रू थी, भाई वो जो सामने वाला था वो तो हमारा क्या था, सरी वो तो क्रिमिनल था, पर हमने कह दिया क्रिमिनल नहीं है भाई, ये घर जा तू अपने। तो क्या हुआ, हमने गलत डिसीजन दिया कोर्ट ने, तो वो कहलाएगी हमारा टाइप फर्स्ट एरर। दूसरा क्या है कि कोर्ट ने कहा ठीक है ये क्रिमिनल नहीं है, जबकि वो क्रिमिनल नहीं था, तो इसका मतलब कोर्ट ने सही डिसीजन दिया। तो इस तरह से हमारे चार डिसीजन बनेंगे। तो एक एग्जांपल से हमसे समझा रखा है, द पेशेंट इन ए मलेरिया। एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट गया और डॉक्टर ने देखा कि भाई शायद ये मलेरिया पेशेंट लग रहा है। जब तक ये एग्जांपल बनाया कोविड नहीं था उस टाइम, अब तो कोविड का एग्जांपल भी डाल सकते हो। और हाइपोथेसिस बनाई कि वो मलेरिया पेशेंट है और वो मलेरिया पेशेंट नहीं है। तो पहला केस होगा, सपोज दैट द हाइपोथेसिस रियली ट्रू। रियली ट्रू मतलब ये ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पेशेंट था वो मलेरिया का पेशेंट था, बट डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम मलेरिया का पेशेंट नहीं हो, तुम्हारा तो ऐसे फीवर है, तो कर दी गलती, तो उसे कहेंगे हम टाइप फर्स्ट एरर। सेकंड क्या है, सपोज दैट द हाइपोथेसिस एक्चुअली फॉल्स। ये जो फॉल्स था, मलेरिया पेशेंट नहीं था और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें मलेरिया नहीं है, तुम घर जा सकते हो, तो इसका मतलब सही कहा, मलेरिया नहीं था, डॉक्टर ने भी कह दिया मलेरिया था, तो वो सही है। सपोज दैट द हाइपोथेसिस रियली ट्रू, कि ये ट्रू थी पहली हाइपोथेसिस, द पेशेंट इज एक्चुअली मलेरिया पेशेंट आफ्टर द ऑब्जर्व डॉक्टर डज नॉट रिजेक्ट, और डॉक्टर ने उसको रिजेक्ट भी नहीं किया, तो यहाँ भी ठीक डिसीजन है। चौथा डिसीजन क्या है, सपोज दैट द हाइपोथेसिस एक्चुअली फॉल्स, दैट इज पेशेंट इज एक्चुअली मलेरिया पेशेंट इज ए नॉन मलेरिया पेशेंट। ये भी तो हो सकता है कि मलेरिया तो उसको था नहीं, आजकल डॉक्टर यही काम कर रहे हैं, पैसे बनाने के लिए कह देते हैं तुम्हें तो ये बीमारी है? तो क्या है, मलेरिया तो था नहीं, अब डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें मलेरिया है, तो ये एक एरर ये बन गई। तो इन दोनों एरर को कहेंगे हम टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड एरर। तो बस इतना ही कराना, तो इससे ज्यादा लिखते बच्चे बहुत है। अब आता है टी टेस्ट जेड टेस्ट, इंपोर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट के लिए ये काम आता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे जेड टेस्ट कहाँ यूज होता है। तो जेड टेस्ट इज यूज फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ मीन डिफरेंस ऑफ टू मीन व्हेन सैंपल साइज इज लार्ज। अगर हम मीन की टेस्टिंग करनी हो
तो हम जेड टेस्ट कर सकते हैं। तो जेड टेस्ट फॉर मीन आए तब भी यही करना है, जेड टेस्ट आए तब भी यही करना है, जब हमारा सैंपल साइज लार्ज होता है। तो क्या बनेगा इसमें भी, तो सबसे पहले तो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे जैसे कल बनाई थी हमने। तो इसमें हाइपोथेसिस होती है मीन इज इक्वल टू म्यू 0, तो ये ग्रेटर हो सकता है, इसका कंप्लीमेंट लेस देन, तो ये बन सकती है कोई। आफ्टर सेटिंग द नल हाइपोथेसिस वी डिसाइड द एरर, कि भाई हम कितनी ले एरर, तो जनरली 5% ले सकते हैं या 1%। इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है, जेड कैलकुलेटेड एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अंडर रूट एन। फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और टेबुलेटेड से कंपेयर कर लेंगे, अगर इसकी वैल्यू बड़ी है टेबुलेटेड से तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा जेड टेस्ट हो गया शॉर्ट नोट के हिसाब से। ऐसे टी टेस्ट है, तो टी टेस्ट भी हमारा सेम काम करता है जो जेड टेस्ट करता है, बस सैंपल साइज छोटे के लिए करता है। वो सैंपल साइज बड़े के लिए करता है 30 से, ये छोटे के लिए करेगा जब वेरिएंस अननोन होता है। तो जब सिग्मा अननोन होगा तो इसकी जगह एस पुट अप कर देंगे, तो फार्मूला ये टी का बन जाएगा उस टाइम। अगर यहाँ सिग्मा की जगह एस रख दो तो टी बन जाता है। बाकी का काम सारे यही है, ये वाला स्टेप भी सेम है, बस फार्मूला चेंज हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे टी कैलकुलेटेड और यहाँ पे अगर लगा देंगे एस, तो देखो सेम है, तो ये सब सेम हो गया। यहाँ पे क्या करा हमने, टी की जगह एस। तो अब ये लगा रहे हैं, उनके फार्मूले भी दे दो अगर आपको याद है तो। एक्स बार का फार्मूला ये होता है, एस का फार्मूला ये होता है, आप पढ़ चुके हो, फिर वही काम लिख दिया। फिर टी टेस्ट मैंने करा दिया। तो ये शॉर्ट नोट के हिसाब से आप तीनों टेस्ट करके जाएंगे, तीनों टेस्ट में कोई सा भी आ सकता है। अब इसका अगर न्यूमेरिकल आ जाए, जो तुमने भी जेड टेस्ट पढ़ा है, तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ए लाइट बल्ब कंपनी क्लेम्स दैट 100 वाट बल्ब इट सेल्स हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ दिस। कंपनी क्लेम कर रही है कि भाई जो मेरा बल्ब बन रहा है उसकी एवरेज लाइफ कितनी है। वो आज एक दिख क्यों नहीं पा रहा है भाई, क्या हो गया, आज पेन क्यों नहीं चल रहा, आज चल रहा। तो एवरेज लाइफ क्या है मेरी, वो 1200 आवर्स है, तो ये हमें टेस्ट करना है। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा भाई, बोलो। नॉट इक्वल टू, तो नल हाइपोथेसिस किसे लें, जिसमें जी इक्वल टू है उसे नल ले लेते हैं, जिसमें इक्वल टू नहीं है उसको H1 मान लेते हैं। तो हाइपोथेसिस तो बन गया आपकी। अब हम लिखेंगे टेस्ट, मीन की टेस्टिंग हो रही और जो साइज है वो हमारा 30 से बड़ा है। तो 30 से बड़ा है तो फार्मूला कितना है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रूट एन। तो सिग्मा की वैल्यू भी पता है आपको, एक्स बार की पता है, म्यू की तो 1200 आई गई। इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है एन 30 से बड़ा है, ये बना दी हाइपोथेसिस, दोनों बन गई। ये 30 से बड़ा है तो जेड टेस्ट लगा दिया, फार्मूला तुम्हारे सामने है ही। अब देख लेंगे इसकी वैल्यू, टेबल ये वाली वैल्यू देगा आपको टेबुलेटेड, तो इसे छोटी आ रही है, तो छोटी आए तो हम रिजेक्ट नहीं करने की। ये बस हो गया काम, ये कराई दिया मैंने। चलो मेरी तरफ से पूरा हो गया भाई तुम्हारा काम, ठीक है। अब बताओ क्या करना है, ये तो पूरा हो गया। मैं भेज दूं आपको फाइल, यस सर। चलो ये मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ अभी। अब तुम्हारा काम क्या है, अब तुम्हारा काम है जो तुम्हारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन से आगे तक के क्वेश्चन पेपर करने हैं तुम्हें, और जो तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं वो नोट डाउन कर लो सारी, और मुझसे फिर फोन पे बात करना। फिर मैं तुम्हारी एक दिन क्लास रख दूंगा और वो सब समझा दूंगा, ठीक है। ओके और सर। पहले ढूंढ लो, यूं नहीं कि बस 2 क्वेश्चन लेके बैठ गया मेरे साथ, क्योंकि मेरे नहीं पास भी सर। टाइम कम रहता है। ओके तो सर। 2 क्वेश्चन लेके तो बैठने मेरे पास, सारे क्वेश्चन ढूंढ डाल लो और उसको बस, और जो इसमें आंसर है उनको कर लो, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन या तुम कुछ अगर डाउट हो मैं कर लो, अगर डाउट हो तो मैं चेक कर दूंगा तो आप, ये मैं भी तुम्हें बस जस्ट मिनट रुको, मैं ये तुम्हें व्हाट्सअप कर देता हूँ। इसमें ऐड भी कर लो जो क्वेश्चन तुम्हारे, मान लो इसमें ही तुमने प्रिंट तो निकलवा रखा ना, ऐसे निकाले, निकलवा रखा नहीं निकलवा रखा, निकलवा निकलवा लिया लिए। निकलवा ली तो उसमें बोथ साइड निकलवाया या वन साइड, वो नहीं तो डबल साइड सर। डबल साइड, तो पीछे पेज लगा लो इसमें, और जो ओके सर। क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनको वहीं सोल्व करो, जिससे ओके सर। तुम्हारा जब पेपर में हो तो तुम्हें आसानी रहेगी, ओके सर। ठीक है। ठीक है सर।